नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके चैनल डॉक्टर दिनेश कुमार पांडे पर। तो आज हम लोग बात करने चल रहे हैं सीडीपी, जो आपके यूपी टेट के लिए। तो सीडीपी की आज पहली क्लास में हम सीडीपी के पाठ्यक्रम या उसके सिलेबस, हमारा जो यूपी टेट 2021 का एग्ज़ाम है, जो आपका 28 नवंबर को परीक्षा होगी, तो उसके सिलसिले में हम लोग क्रम से चलेंगे। तो आज फर्स्ट क्लास, यानी जो हमारा क्लास फर्स्ट है, यानी पहली क्लास है सीडीपी के लिए। तो सबसे पहले हमको क्या पढ़ना है, पढ़ने के लिए हम किस क्रम से, यानी चैप्टर वाइज हम उसको कैसे देखेंगे, हम उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम पूरे यूपी टेट के पेपर पैटर्न को देख लेते हैं। तो यूपी का जो टेट फर्स्ट पेपर अर्थात 1 to 5, फर्स्ट पेपर जो आपका 1 to 5 का है, तो इसके यानी कक्षा 1 से 5 प्राइमरी लेवल का है। तो उसमें चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागाजी, जिसे हम आप शॉर्ट में सीडीपी कहते हैं, उसमें 30 नंबर के 30 क्वेश्चन आएंगे, जो 1 नंबर का प्रत्येक क्वेश्चन है, और टोटल मार्क्स आपका 30 अंक का होगा। उसी तरह लैंग्वेज फर्स्ट आपकी हिंदी होती है, तो उसमें भी 30 प्रश्न आपके मल्टीपल चॉइस के आएंगे, बहुविकल्पी, और 30 अंक का होगा। लैंग्वेज सेकंड, जिसमें आप इंग्लिश, उर्दू या संस्कृत में से कोई एक लैंग्वेज आप ऑप्ट करते हैं, चुनते हैं, उसके भी आपके 30 प्रश्न होंगे और 30 अंकों के होंगे। मैथमेटिक्स अर्थात गणित विषय के अंतर्गत 30 प्रश्न आपको मिलेंगे और 30 अंकों के होंगे। एनवायरमेंटल स्टडीज ईवीएस, जिसे शॉर्ट में हम आप ईवीएस कहते हैं, तो उस पर भी 30 प्रश्न होंगे और 30 अंकों का होगा। इस तरह हमारे पूरे पेपर में कुल 150 प्रश्न होंगे, और चूंकि प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होता है, इसलिए टोटल पूर्णांक हमारा 150 है। तो हम लोग टारगेट करके चल रहे हैं कि कम से कम 110, अर्थात ये कह दें कि 110 को हमें आपको स्कोर करना है। ये हमारा पेपर पैटर्न था। तो आज हम बात करने चल रहे हैं, आज डिस्कस करेंगे किस पर। जो डिस्कशन है वह आपके सीडीपी के खंड पर, कि सीडीपी का कोर्स कंटेंट क्या है और चैप्टर वाइज उसका इंपॉर्टेंस क्या है, अर्थात विगत वर्षों में कैसे प्रश्न आए हैं, हम इसकी चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि सीडीपी का जो हमारा पाठ्यक्रम है, जो सिलेबस है। तो कक्षा 1 से 5 के लिए जो प्राथमिक स्तर है, उसमें सबसे पहला खंड है बाल विकास एवं शिक्षण विधियां। तो इसमें बाल विकास को लेके चलेंगे। तो बाल विकास का अर्थ क्या होता है, उसकी आवश्यकता क्यों है, और बाल विकास का क्षेत्र क्या है। ये एक खंड बाल विकास की अवस्थाओं की बात होगी। इसमें मुख्यतः आपकी 3 अवस्थाओं की बात होगी। आपकी शैशवावस्था, दूसरी आपकी बाल्यावस्था, और फिर तीसरा आपका आएगा किशोरावस्था। इन तीनों अवस्थाओं की बात होगी, और इन तीनों अवस्थाओं की सापेक्ष पहले हम उनकी विशेषताओं की बात करेंगे। शैशवावस्था की विशेषता क्या है, बाल्यावस्था की और किशोरावस्था की। इनमें शिक्षा के स्वरूप को कैसे निर्धारित करेंगे, यानी भिन्न भिन्न अवस्थाओं का जो नेचर ऑफ एजुकेशन होता है, शिक्षा का स्वरूप या शिक्षा की प्रकृति होती है, किस शिक्षण पद्धति प्रक्रिया को अपनाएंगे, वह इनकी विशेषताओं पर आधारित है। तो उसके आधार पर हम उसकी चर्चा करेंगे। फिर विभिन्न पक्ष हैं शारीरिक विकास इन तीनों अवस्थाओं की, मानसिक विकास, संवेगात्मक विकास, भाषा विकास, अभिव्यक्ति क्षमता का विकास, सृजनात्मकता एवं सृजनात्मक क्षमता का विकास। ये पहले खंड में ये सारी चीजें होंगी। फिर वे बाल विकास के आधार, उसका आधार क्या होता है और प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं, वंशानुक्रम और वातावरण। और इन दोनों का जब हम वातावरण की बात करेंगे, तो पारिवारिक, सामाजिक और विद्यालयी तथा संचार माध्यम का क्या प्रभाव होता है, या उसका कितना योगदान होता है, वो उन चीजों की हम यहाँ चर्चा करेंगे। फिर आपका दूसरा खंड आता है सीखने का अर्थ तथा सिद्धांत।
तो सीखने का अर्थ यानी सीखना है क्या, अधिगम जिसे हम सीखना कहें या अधिगम कहें, तो अधिगम का अर्थ हम समझेंगे। विभिन्न मनोवैज्ञानिकों ने किस तरह से उसे समझाया, अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक और उसकी प्रभावशाली विधियां कौन सी हैं। अधिगम के नियम की बात होगी, जिसमें प्रमुख रूप से थार्नडाइक के मुख्य नियम और अधिगम में उनका महत्व। यहाँ मुख्य नियम ही नहीं बल्कि अधिगम के नियम में मुख्य नियम के साथ साथ हम लोग गौण नियम की बात करेंगे। थॉर्नडाइक ने जो अधिगम का नियम दिया उसमें प्राइमरी और सेकेंडरी अर्थात मुख्य नियम और गौण नियम, मुख्य में 3 की बात किया था और गौण में 5। इन सभी नियमों की चर्चा होगी और इनका शिक्षण में क्या योगदान है। अधिगम, बच्चों को जब हम अधिगम कराते हैं तो उसमें इनका क्या योगदान होगा, इसकी बात होगी। अधिगम के प्रमुख सिद्धांत में हम बात करेंगे और साथ ही साथ उन सिद्धांतों का कक्षा शिक्षण में उनकी व्यवहारिक उपयोगिता क्या है, इस पर बात होगी। थॉर्नडाइक का वो सिद्धांत कौन से हैं? थॉर्नडाइक का प्रयास त्रुटि का सिद्धांत है, पावलोव का संबद्ध प्रतिक्रिया सिद्धांत है, स्किनर का क्रिया प्रसूत अधिगम सिद्धांत है। जैसे पावलोव का संबद्ध प्रतिक्रिया है, ये विभिन्न नामों से, ज्यादातर इसे हम आप शास्त्रीय सिद्धांत के नाम से भी जानते हैं, क्लासिकल कंडीशनिंग की बात करते हैं। स्किनर का क्रिया प्रसूत ऑपरेंट कंडीशनिंग की बात करेंगे, या इसे हम इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग या नैमित्तिक अनुबंधन सिद्धांत भी कहते हैं, इसके बारे में बात करेंगे। इनका शिक्षा में क्या योगदान है, किस तरह हम इसका उपयोग शिक्षण में कर सकते हैं, इन चीज़ों की। कोहलर का सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, प्याजे का सिद्धांत, इनका कॉग्निटिव डेवलपमेंट जो है वो भी आपके लर्निंग कॉन्सेप्ट में है। बायगोत्सी का सिद्धांत की बात हम करेंगे और इनके साथ साथ इन सिद्धांतों के अलावा भी हम अधिगम के सिद्धांत में कुछ और की चर्चा करेंगे। जैसे कुर्ट लेविन के सिद्धांत, क्षेत्रवाद के सिद्धांत की बात हम करेंगे, हम गैने की सोपानकी की बात करेंगे। तो इस तरह कुछ और प्रमुख सिद्धांत हैं जहां से प्रश्न आपके संभावित होते हैं, उनको भी इनके अतिरिक्त इसमें जोड़ेंगे। फिर सीखने का वक्र जो कर्व है उसकी बात करेंगे, वो क्या है, अर्थात कर्व का या वक्र का अर्थ क्या होता है और कितने प्रकार का होता है। और सीखने में अधिगम में जो पठार की स्थिति आती है तो उसका क्या अर्थ होता है और पठार के कारण क्या है और उसको हम कैसे निवारण कर सकते हैं, अर्थात उसके निराकरण, इन बिंदुओं की चर्चा होगी। उसके पश्चात शिक्षण और शिक्षण विधाएं, ये भी हमारा एक महत्वपूर्ण खंड है। तो यहाँ शिक्षण का अर्थ क्या होता है, उसका उद्देश्य, फिर आपका अगला यूनिट क्रम चलेगा इसी में कि संप्रेषण, शिक्षण के सिद्धांत, शिक्षण के सूत्र, शिक्षण की प्रविधियां, नवीन विधाएं या उपागम, सूक्ष्म शिक्षण और शिक्षण के आधारभूत कौशल, टीचिंग स्किल्स की भी बात होगी। और समावेशी शिक्षा निर्देशन और परामर्श के अंतर्गत हम लोग शैक्षिक समावेशन से क्या अभिप्राय है, इसकी बात करेंगे। उसकी पहचान हम कैसे करेंगे, प्रकार की बात करेंगे और उसके निराकरण की बात करेंगे। जैसे अपवंचित वर्ग के संबंध में भाषा, धर्म, जाति, क्षेत्र, वर्ण, लिंग, शारीरिक दक्षता अर्थात दृष्टिबाधित, श्रवण बाधित या वाक अस्थिबाधित की बात होगी। तो मानसिक दक्षता, इनसे संबंधित ये सारी चीजें कि उनका समावेशन कैसे होगा, इनकी पहचान कैसे करेंगे, कितने प्रकार के हैं, इनका निराकरण कैसे करेंगे, इन सभी प्रकार के खंडों को लेते हुए फिर समावेशन के लिए आवश्यक उपकरण की क्या आवश्यकता होगी, सामग्री क्या है, विधियां कौन सी हम उनके लिए करेंगे, टीएलएम और अभिवृत्तियां। फिर समावेशित बच्चों का अधिगम जांचने हेतु आवश्यक टूल्स और तकनीकी की बात करेंगे कि इन बच्चों को अधिगम यानी जो ये समावेशन में है, CWSN है, इसे हम ये भी कहते हैं CWSN, चाइल्ड विद स्पेशल नीड। तो ये जो बच्चे हैं इनके लिए विशेष शिक्षण विधियां हम कौन सी अपनाएंगे, इसकी बात करेंगे। जैसे ब्रेल लिपि, तो ब्रेल लिपि किसके लिए प्रयुक्त होता है, मूक के लिए, बधिर के लिए या जो दृष्टिबाधित है उसके लिए, तो इसकी चर्चा इस तरह से होगी। समावेशी बच्चों हेतु निर्देशन और परामर्श का अर्थ, उद्देश्य, प्रकार, विधियां, आवश्यकता और क्षेत्र की चर्चा होगी। इसके बाद जो परामर्श देने वाले विभाग या संस्थाएं हैं,
उनमें प्रमुख जिनमें से आपका कोर्स कंटेंट में है मनोविज्ञान शाला उत्तर प्रदेश प्रयागराज, मंडलीय मनोविज्ञान केंद्र मंडल स्तर पर, जिला चिकित्सालय, जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान में प्रशिक्षित डाइट मेंटर, यानी अब डाइट से भी संबंधित प्रश्न आपके आएंगे कि जो मेंटर हैं वहाँ डाइट के कितने विभाग हैं, उन विभागों में कैसे कार्य होता है, किससे संबंधित हैं, मेंटर की भूमिका क्या है, उनके कार्य, इससे भी आपके प्रश्न निकल सकते हैं। फिर पर्यवेक्षण और निरीक्षण तंत्र, समुदाय विद्यालय की सहयोगी समितियां जो विभिन्न बनाई गई हैं, जैसे आपका पीटीए है, एमटीए है, पेरेंट टीचर एसोसिएशन है, मदर टीचर एसोसिएशन है, एसएमसी है, इन सब की चर्चा होगी, सरकारी और गैर सरकारी संगठन का उपयोग, और बाल अधिगम में निर्देशन और परामर्श का क्या महत्व है, ये आपका कोर्स कंटेंट है। अब आपका जैसे अधिगम हमने कर लिया, विकास की विभिन्न सिद्धांत, विकास के पक्ष और विकास से संबंधित खंडों को मिलाकर अब अधिगम और अध्यापन, यानी जो लर्निंग और टीचिंग की बात होती है, इनमें बात होगी कि बालक किस प्रकार सोचते और सीखते हैं, यानी उनकी थिंकिंग और लर्निंग कैसे होती है उसकी बात होगी। बालक विद्यालय प्रदर्शन में सफलता प्राप्त करने में कैसे और क्यों असफल होते हैं, यानी उसके डायग्नोस्टिक फेज की बात हम करेंगे कि वो डायग्नोस किया जाएगा कि बच्चे क्यों असफल हो रहे हैं या कैसे असफल हो रहे हैं। अधिगम और अध्यापन की बुनियादी प्रक्रियाएं क्या हैं, बालकों की अधिगम कार्य नीतियां, सामाजिक क्रियाकलाप के रूप में अधिगम और अधिगम के सामाजिक संदर्भ। अगला खंड आपका बनता है कि एक समस्या समाधानकर्ता और एक वैज्ञानिक अन्वेषक के रूप में बालक, बालक एक वैज्ञानिक अन्वेषक, अन्वेषक माने खोज करने वाला, और समाधानकर्ता जो समाधान को प्रस्तुत, किस तरह से वो समाधान करता समस्याओं का, और वैज्ञानिक के रूप में अन्वेषक की भूमिका में रहता है। बालकों में अधिगम की वैकल्पिक संकल्पना, अधिगम प्रक्रिया में महत्वपूर्ण चरणों के रूप में बालक की त्रुटियों को समझना, बोध और संवेदनाएं, प्रेरणा और अधिगम में योगदान देने वाले कारक, निजी हो या पर्यावरणीय। तो ये आपका पूरा सीडीपी का कोर्स कंटेंट यूपी टेट का है। अब इस पर हम ये देखते हैं कि किस खंड से कितने प्रश्न विगत वर्षों में आए हैं, उसका एक चार्ट हम दे रहे हैं कि इस आधार पर हम अपनी तैयारी को आगे लेके चलेंगे। जैसे ये आपका बाल विकास और शिक्षा शास्त्र यानी चाइल्ड डेवलपमेंट और पेडागॉजी का खंड है। तो इसमें आप देखिए पहला हमने लिया बाल विकास, अर्थ, आवश्यकता, महत्व, क्षेत्र और अवस्थाएं। तो यहां अगर आप देखिए तो 2020 की परीक्षा में 5 नंबर आया था, 18 की परीक्षा में 6 अंक के प्रश्न आए थे, यानी 6 प्रश्न, 17 में आपके आए हुए प्रश्न हैं, 16 में आपका कोई भी प्रश्न नहीं आया, जहां 17 में 7 था, 18 में 6 था, 20 में 5 था। वहीं अगर आप देखें 2013 में 10 अंक, 14 में 9 और 16 में 5। तो हम ये मान सकते हैं कि ये जो हमारा पहला खंड है बाल विकास, अर्थ, आवश्यकता, महत्व, क्षेत्र और अवस्थाओं का, तो इसमें सामान्यतः आपको 5 से 8 प्रश्न यहां से मिलने की संभावना है। यानी यह खंड अगर हमारा तैयार होगा तो हम 5 से 8 या आपका 10 प्रश्न तक ये जाना, क्योंकि 13 में 10 प्रश्न भी पूछा गया है। अब दूसरा खंड हमने लिया बाल विकास के आधार और उसको प्रभावित करने वाले कारक। तो इसमें सामान्यतः देखिए 1, 1, 2, 1 और 18 और 20 में नहीं पूछा गया, तो इसमें से 1 या 2 प्रश्न आने की संभावना है कि उसका आधार क्या है, उसको प्रभावित करने वाले कारक क्या है। अब सीखने का अर्थ और सिद्धांत, यानी लर्निंग, मीनिंग ऑफ लर्निंग और उसके कॉन्सेप्ट्स या थ्योरम की बात हम करें तो उसमें आप देखिए कि 11 प्रश्न आपका आया हुआ है 2020 में, 10 प्रश्न आया हुआ है 18 में, 10 प्रश्न आया है 17 में और 14 प्रश्न आया है 2016 में। उससे पूर्व भी 9, 5 और 8 आए हैं। तो यहां इस तरह से हम समझ लें कि सीखने का अर्थ और उसका सिद्धांत जो है उसको अगर हम तैयार कर लेते हैं तो हमको औसतन 10 से 13 प्रश्न, यानी कम से कम 10 प्रश्न मिलने की संभावना है और अधिकतम 13-14 भी हो सकते हैं, जैसे पूर्व के वर्षों में है। तो 10 से 13 प्रश्न या यूं कह दें कि 10 प्रश्न के लगभग हमको अधिगम का अर्थ
और उसके सिद्धांत की बात करते हैं। फिर सीखने में बात करते हैं कि अर्थ कारक सिद्धांत और वक्र पठार। तो यहां से देखिए आपको 2020 में 3 प्रश्न आया है और वहीं 2018 में 6 प्रश्न आया है और उसके पूर्व 1-2 वर्षों में कोई प्रश्न नहीं आया, बाकी में एक। तो यहां से ये कह सकते हैं कि अगर हम वक्र पठार सिद्धांत का अनुप्रयोग इन सबको देख लेते हैं तो हमको औसतन 3 से 4 प्रश्न मिलने की संभावना इस यूनिट से है। अब वहीं शिक्षण की बात करें कि शिक्षण का अर्थ सिद्धांत सूत्र प्रविधि सूत्र शिक्षण आधारभूत कौशल की बात करें, जो 5वां यूनिट हम लिए बनाए हैं, तो इसमें आप देखिए कि 3 प्रश्न 2020 में आया है, 5 प्रश्न 2018, 3। तो पिछले 3 वर्षों का अगर हम अध्ययन करते हैं तो हमको 3 से लेकर 5 प्रश्न मिल रहे हैं, यानी कम से कम 3 प्रश्न हमको मिल जाएगा शिक्षण अर्थ सिद्धांत सूत्र प्रविधि सूत्र शिक्षण आदि से। इसके बाद समावेशी शिक्षा की बात करेंगे तो इसमें आप देखिए तो सामान्यतः आपको 3-2-3-2 इस तरह के प्रश्न मिले हैं, यानी समावेशी शिक्षा से भी हमको 2 से 3 प्रश्न आने की संभावना, यानी इस खंड को तैयार करेंगे तो कम से कम 2 नहीं तो 3 प्रश्न तक हमको यहां से मिल जाएगा। फिर अधिगम और अध्यापन की बात करते हैं तो इसमें आप देखेंगे तो सामान्यतः 1-2 प्रश्न और 13 में 4 प्रश्न आया था, लेकिन इधर देखें तो 1 या 2, तो इस यूनिट से भी हमको 1 या 2 प्रश्न मिलने की संभावना है। प्रेरणा और अधिगम यहां से आप देखिए तो 2016 और 2014 में 13 और 14 प्रश्न आए हुए हैं, जबकि हम इधर देखें 2017 में 9 प्रश्न और 20 में 3 प्रश्न, यानी प्रेरणा और अधिगम के खंड को जो मिला के हम अध्ययन करते हैं तो वहां से आपको 3 प्रश्न के लगभग मिलने की संभावना या ये 5 प्रश्न तक भी जा सकता है। और विविध में यहां देखिए कोई नहीं, तो विविध में जो मनोविज्ञान के अन्य खंडों को हम लेके चलते हैं तो उन खंडों से भी आपके कोई प्रश्न नहीं। अब यहाँ सिलेबस के अकॉर्डिंग हम थोड़ी सी चर्चा ये कर दें कि कुछ चैप्टर्स हमारे ऐसे हैं, जैसे हमारा चैप्टर है कल्पना, हमारा है चिंतन, सृजनात्मकता, कल्पना हो गया, चिंतन हो गया, सृजनात्मकता हो गया। और इसी तरह आपके 2 पार्ट से प्रश्न बहुत आते हैं, एक है बुद्धि और एक है व्यक्तित्व। इनसे भी आपके प्रश्न बुद्धि और व्यक्तित्व से सामान्यतः आपको 3 से 5 प्रश्न मिल जाते हैं और इनमें भी आपको 1 से 2 प्रश्न मिल जाते हैं। तो कहने का आशय ये है कि वो जो हमने सारणी आपको दी उसके अलावा भी इन चैप्टर्स को भी हमको ध्यान में रखना है, क्योंकि यहां से भी हमको प्रश्न। तो इस टेबल के आधार पर अब हम लोग अपना टाइम, हमारे पास बिल्कुल लिमिटेड टाइम है, क्योंकि 28 को पेपर है, तो मान के चलिए 20 तारीख तक हम कोर्स कंटेंट को पूरा करने की कोशिश करेंगे और कर भी देंगे। तो यहाँ थोड़ा सा हम लोग स्पीडी चलेंगे, जरा सा आप भी अपने को अवेयर रखिए, तो वहां पर हम लोग इसको बहुत सहजता से पूरे कोर्स को कंप्लीट कर लेंगे। तो कल से मिलते हैं, हम आपको सीडीपी के पहले यूनिट से अर्थात बाल विकास के खंड से हम आगे बढ़ते हैं। कल मिलेंगे, तब तक नमस्कार, वंदे मातरम।